जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसलाबाद में, जहां हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही फैसलाबाद के रिनाउंड सहाफ़ी भी हैं और वकील भी हैं। उनकी बड़ी काविशें रही हैं फैसलाबाद में, उनको सहाफ़त करते 22 से 25 साल हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने वकालत का शोबा अख्तियार किया। उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो सहाफ़त में थे और फिर वकालत में है और इसके साथ दीगर एक्टिविटीज़ वो करते हैं। उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनके शोबाजात के बारे में। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अली ज़ामन एडवोकेट हाई कोर्ट के साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। सर, आप हमें बताना चाहेंगे, आप पहले सहाफ़त में रहे, फिर आप वकालत में आए, या आपकी ज़िंदगी में टर्न कैसे आया और कैसे ख़्याल आया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो फैसलाबाद के दोस्तों को प्रमोट करते हैं, अपने शहर को प्रमोट करते हैं। बेसिकली ये जो सहाफ़त है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक शोबा है, जिसमें आप जो गरीब है, जो मतवस्त है और जो मज़लूम तबका है, उसकी आप आवाज़ बन के जो है वो हुकूमत के आला अवानों तक और अदालतों तक पहुँचा सकते हैं। और मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे अपने मामलात के हवाले से, तो मैं ख़बरों के ज़रिए, रिपोर्टिंग के ज़रिए उन मसाइल की निशानदेही करता था। तो बाज़ बार ऐसा होता था जिसका कोई मसला था जिसको मैंने हाइड किया होता था, उसको एक एडवोकेट की भी ज़रूरत होती थी कि उसको उसके जो संगीन मामलात हैं, उसकी शिकायत हैं, उसको असिस्ट करने के लिए उसको किसी लॉयर जो है उसको हायर करना पड़ेगा। तो मैंने जब किसी मुअज़्ज़ज़ जो काउंसिल उनके पास रेफ़र करना मेरे सबके पास, उस गरीब बंदे ने आके उस लाचार ने, गरीब ने, बेबस इंसान ने बताना कि जी मेरे पास जो है वकील करने के लिए फ़ीस कोई नहीं है, मैं तो पहले ही बड़े प्रॉब्लम, बड़े मसाइल का शिकार हूँ, तो मैं कैसे किसी वकील को फ़ीस दूँगा। तो ऐसे बहुत सारे लातादाद जब केसेस मेरे नज़र से बार पर गुजरे, तो लोग, मैंने ये भी महसूस किया कि कानूनी मामले ना होने की वजह से अपना बहुत सारा जो है नुकसान उन्होंने किया, बड़े मसाइल से दो चार हुए, फिर जेलों में भी गए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे भी पढ़ना चाहिए, और मैं बतौर वकील जो है, मैं जिस तरह मैं बतौर सहाफ़ी लोगों के जो संगीन मसाइल हैं, शिकायत हैं, जो जराइम हैं, इनकी निशानदेही करता हूँ। तो अगर मैं एलएलबी कंप्लीट करूँ, प्रॉपर मैं वकालत करूँ, तो ये है कि मैं लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकता हूँ। और अगर कोई गरीब घराने से होगा, वो मुआशी तौर पर बदहाल होगा, तो उसकी मैं फ़्री जो है उसकी वो एक लीगल जो है इमदाद करूँगा। तो इसी जज़्बे के साथ जो है ना, मैंने फिर सहाफ़त से जो वकालत के शोबे को जॉइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एक प्रोफ़ेशनल लॉयर हूँ, और मेरा जो फुल टाइम है वो वकालत में ही गुज़रता है, और जो शाम का वक़्त है वो मेरा जो है वो सहाफ़त है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फैसलाबाद में आपने सहाफ़त की, आपका वक़्त था आज से 20-25 साल पहले रवायती तौर पर इंस्ट्रूमेंट होते थे, रवायती तौर पर दफ़ातर होते थे मीडिया पर्सन के, अखबारात वगैरह के। सबसे पहले ये बताएँ, आपने किन चैनल्स के साथ या किन अखबारात के साथ काम किया है, कौमी सतह पर और वो लोकली तौर पर? ये सबसे पहले तो मेरे लिए सबसे इज़्ज़ात की बात है कि जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं वो आखिरी सांसों तक वही हैं, वही रहेंगे। वो हैं मियाँ सईद साहब हैं, चीफ़ एडिटर हैं रोज़नामा फैसलाबाद रिपोर्ट के। वो मेरे ऐसे उस्ताद मोहतरम हैं जो मेरे लिए गॉड गिफ्टेड थे, और मेरे वालिदैन की दुआएँ और अल्लाह का ख़ास इनाम थे, जिन्होंने अपने बच्चों की तरह मुझे प्यार किया, बड़ा प्रमोट किया, और उन्होंने मुझे अखबार में एक बड़ा बावकार और बड़ा इज़्ज़त वाला मुकाम दिया। तो मेरी जो इब्तिदा थी, जो मेरी लर्निंग थी, वो मियाँ सईद साहब से शुरू हुई। उसके बाद फिर ये है कि मैं रोज़नामा पाकिस्तान लाहौर जो मुजीब उर शफ़ी साहब का है, उस अखबार में करने का मुझे मौका मिला काम करने का। इसके अलावा कौमी अखबार है रोज़नामा जिन्ना, रोज़नामा जिन्ना में फैसलाबाद में ब्यूरो चीफ रहा। इसके बाद मैं रोज़नामा मैंने अमन में जॉब की, फिर रोज़नामा मैंने डेली रिपोर्ट में जॉब की। तो इसके अलावा मैं बहुत सारे अखबार हैं, मतलब जहाँ पे मैंने बड़ी लगन से, फिर रोज़नामा एस न्यूज़ है, उसमें मैंने काम किया, तो मुझे हर जगह सीखने का मौका मिला, और अल्लाह पाक ने मुझे हर जगह अच्छे सीनियर जो रिपोर्टर्स थे, एडिटर्स थे, उनकी रहनुमाई फराहम की। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तमाम सीनियर्स के साथ काम करना जो है एक बाइस इज़्ज़त था, और मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला। और जो मेरे उस्ताद मोहतरम सही साहब मेरे लिए मेरे रूहानी बाप का दर्जा रखते हैं, और उनकी जो मेरे से शफ़क़त है, जो मोहब्बत है, वो मैं हमेशा याद रखूँगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, आज से पहले जब आपने स्टांस लिया था, आपने स्टार्ट किया था, उस वक़्त के जो सहाफ़ियों के मसाइल थे और सहाफ़ियों का जो एक तरीक़ेकार था, जो भी किसी न्यूज़ को मेंटेन करने का, और आज का वक़्त है, काफ़ी तेज़ी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। अब प्रिंट मीडिया तो ये कह लें कि 25% है और 75% है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया है। उस वक़्त के मसाइल थे और आज भी कुछ मसाइल हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जो पुराने दौर के सहाफ़ी थे,
उनका ब्यूरोक्रेसी इंतज़ार करती थी, DIG, DPO, HP सगान और कमिश्नर DC, वो उनका इंतज़ार करते थे। उन सहाफ़ियों का एक बड़ा ही बावकार मुकाम था, बड़ी इज़्ज़त थी, बड़ी अहमियत थी और उनके दफ़ातर में जो ब्यूरोक्रेसी अफसरान बल्द चल के उनके पास आते थे और उस वक़्त हाईली प्रोफेशनल जो थे सहाफ़ी थे और एक मखसूस सी खेप थी, बड़े अच्छे सीनियर रिपोर्टर्स थे, एडिटर्स थे, उनका बड़ा एक मुकाम था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ माजरत के साथ जब लोगों को महसूस हुआ कि मीडिया बड़ा एक अहम सतून है, मीडिया बड़ा बासर है, तो फिर इसमें नॉन प्रोफेशनल लोगों ने यहाँ पे उनकी एंट्री हुई। उन्होंने सिफारिश से पैसे के जोर पे अपने कार्ड्स बनाए, ब्यूरो चीफ बने, चैनल्स की ब्यूरोशिप ली। तो इन चीज़ों ने जो है वो सहाफ़त को तबाह करके रख दिया और जो नॉन प्रोफेशनल लोगों की एक बहुत बड़ी खेप है वो इस प्रोफेशन में दाखिल हो चुकी है, जिससे आप जैसे जो अच्छा काम करने वाले सहाफ़ी भी हैं उनका भी इमेज बहुत बुरी तरह ख़राब हो रहा है। और दूसरा ये कि जैसे एक डॉक्टर के लिए MBBS होना ज़रूरी है, एक लॉयर्स के लिए LLB होना ज़रूरी है, तो एक सहाफ़ी के लिए भी एजुकेशन का क्राइटेरिया हो, क्योंकि सहाफ़ी ने तो हर अदारे की रिपोर्टिंग करनी है, हर अदारे के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज वो तब ही वसूल करेगा जब उसके पास कोई नॉलेज होगी, वो बात कर सकेगा, वो क्वेश्चन कर सकेगा, वो रिसर्च कर सकेगा। तो सहाफ़ी का पढ़ा लिखा होना, बाकिरदार होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं इससे भी इस बात को भी तस्लीम करता हूँ कि सहाफ़त पहले से